कोल इंडिया ने भरी सरकार की झोली। 29 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान। सरकार को मिलेंगे 16,500 करोड़ रुपए। I won't appreciate it, and I think it was. They should have allowed it. डिफरेंट ब्रांड्स आपको एक जगह मिल जाते हैं, हम चूज कर सकते हैं अच्छे से। एक तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देते हैं। आम आदमी के फैसले से खुश नहीं है दिल्ली का आम आदमी। कहा रिटेल में एफडीआई न आने से होगा कंज्यूमर को नुकसान। कल की तूफानी तेजी के बाद आज निवेशकों ने की मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 100 पॉइंट लुढ़का। खराब विदेशी संकेतों ने भी किया आग में घी का काम। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को तैयार राहुल। एआईसीसी बैठक से पहले कहा पार्टी जो कहेगी करने को तैयार, लेकिन बीजेपी ने उठाए काबिलियत पर सवाल। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन डिफॉल्ट पर लगाम लगाएगा आरबीआई। सिक्योर पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी। डिफॉल्टरों को कहीं नहीं मिलेगा लोन, आवाज एक्सक्लूसिव। और लीव ट्रैवल अलाउंस के नाम पर गोलमाल करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों को नोटिस भेजने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और हेडलाइंस पर एक नजर। Who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan, and the best man for our country should be the PM of this country. Good man है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। सलमान खान ने मोदी के साथ मिलकर की पतंगबाजी, लेकिन पीएम के मसले पर डाला पेंच। कहा पीएम वही बने जो हो बेस्टमैन। गवाह को प्रभावित करने के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती फंसे, लेकिन केजरीवाल ने दी क्लीन चिट। भारती ने भी खुद को बताया बेकसूर। कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा करने वाली करीब 350 कंपनियों पर होगी कार्रवाई। ईपीएफओ वसूलेगा 4,000 करोड़ रुपए। बीएसएनएल, ओएनजीसी, वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी किया है डिफॉल्ट। और सीएनजी पर कार चलाना नहीं रहा अब फायदे का सौदा। कई शहरों में सीएनजी डीजल से भी ज्यादा हुई महंगी। अप्रैल से 9 रुपए और बढ़ेंगे दाम। कोल इंडिया के निवेशकों के साथ साथ सरकार के लिए भी अच्छी खबर है। कोल इंडिया ने स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। ये डिविडेंड प्रति शेयर 29 रुपए का होगा। इस डिविडेंड से सरकार को करीब 16,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। वित्तीय घाटे को कम करने के मोर्चे पर सरकार के लिए ये कितनी राहत की खबर है। साथ ही कल बाजार में कोल इंडिया के शेयर पर कैसा असर होगा, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या और साथ ही रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। पहले बात प्रदीप से। प्रदीप, क्या डिटेल्स है सरकार के लिए? इस खबर को कितनी बड़ी राहत के तौर पे देख रहे हैं आप? जैसे कि हमने पहले भी बताया था 15,000 करोड़ या 18,000 करोड़ के आसपास फिगर हो सकता है और बाजार का अनुमान यही चूंकि चल रहा था, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो 29 रुपये प्रति शेयर का अमाउंट है 18,000 करोड़ के आसपास बैठता है। तो ये बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अपर एंड पे है। इस लिहाज से उम्मीदें पूरी हुई हैं डिविडेंड के लिहाज से, ये कहना चाहिए। और दूसरी एक अहम बात यहाँ पे ट्रेडर्स का ये भी कहना है कि पिछले कई महीनों से जब से ये बात चल रही थी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इस शेयर के ऊपर एक लगातार दबाव बना हुआ था कि सरकार कभी भी करीबन 5 से 10% स्टेक बेच सकती है। अब इस डील में सरकार को तकरीबन 16,000 करोड़ से कुछ अधिक की कमाई हो रही है, जो कि अगर वो 10% का तकरीबन एक इशू करते तो भी उन्हें होती थी। तो उस लिहाज से सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पूरी हो गई है बिना शेयर बेचे। और बाज़ार के ऊपर जो एक डर बना हुआ था कभी भी एक सप्लाई बढ़ने का, शेयर ज़्यादा बाजार में आने का, वो भी दूर हो गया है। बिल्कुल, लेकिन अब स्टॉक में किया क्या जाए, जानने के लिए हमारे साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। आपका स्वागत है शर्मा जी। क्या लगता है आपको कोल इंडिया में खरीदारी अब करनी चाहिए या मौका निकल गया है? देखिए, डेफिनेटली आज चर्चा में था ही शेयर और मार्केट चालू था, उसी समय मीटिंग बोर्ड की चालू हो चुकी थी डिविडेंड के लिए। हालांकि डिविडेंड का अनाउंसमेंट जो है वो लेट इवनिंग में आया है, लेकिन मेरे ख्याल से करीब ऐसा कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो डिविडेंड का एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से तो प्राइस में जो है बढ़त आ चुकी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है अभी भी शायद लेफ्ट आउट है, तो लेकिन वो कल की ओपनिंग में पूरा हो जाएगा। तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ डिविडेंड के लिए माने तो वो नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म के लिए माने बिल्कुल तो वो शायद जो है बचेगी नहीं। बिल्कुल, लेकिन अब स्टॉक में किया क्या जाए, जानने के लिए हमारे साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। आपका स्वागत है शर्मा जी। क्या लगता है आपको कोल इंडिया में खरीदारी अब करनी चाहिए या मौका निकल गया है? देखिए, डेफिनेटली आज चर्चा में था ही शेयर और मार्केट चालू था, उसी समय मीटिंग बोर्ड की चालू हो चुकी थी डिविडेंड के लिए।
यहाँ पर शर्मा जी, क्या 6 महीने या साल भर के नजरिए से निवेश आपको लगता है कि अच्छा रहेगा? जी हाँ, मेरे ख्याल से वो हैंगओवर जो है वो एक ख़त्म हो चुका है और उसके चलते कोल इंडिया में थोड़ी रैली आ सकती है। और एक और चीज़ भी है कि कोल इंडिया को रिसेंटली कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस भी मिली है काफ़ी सिग्निफिकेंट, जिसके कारण इसके प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं FY 14-15 के अंदर, और वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। इन सब ट्रिगर्स के चलते मैं समझता हूँ कि स्टॉक यहाँ से जो है आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12% का, 10 से 15% का मूव जो है वो अगले 6 महीने के अंदर दे सकता है। तो उतना रिटर्न जिसको एक्सपेक्टेड हो तो वो 6 महीने के लिए निवेश कर सकता है। मेरे ख्याल से इतना रिटर्न जो है मिलने की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका और प्रदीप आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। और अब बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की। हमें पता चला है कि सरकार आईओसी में हिस्सेदारी बेचकर भी पैसे जुटाने पर विचार कर रही है। आईओसी में हिस्सेदारी भी सरकार की कंपनियां ही खरीदेंगी। ये कंपनियां हैं ऑयल इंडिया और ONGC। हमें मिली जानकारी के मुताबिक आईओसी में ऑयल इंडिया 7% हिस्सेदारी खरीद सकती है, वहीं ONGC भी आईओसी में 3% हिस्सा खरीद सकती है। ऑयल इंडिया के पास कैश ज्यादा है, लिहाजा उम्मीद यही है कि वो आईओसी में ज्यादा हिस्सा खरीदेगी, जबकि आईओसी में ONGC 6.2% तक ही हिस्सा ले सकती है। रिटेल में FDI को वापस लेने का दिल्ली सरकार का फैसला सही नहीं है, यह मानना है वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह फैसला विकास के मामले में दिल्ली को बहुत पीछे धकेल देगा। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि आपको रिटेल में FDI पॉलिसी की ठीक से जानकारी भी नहीं है। Well, it is an abrupt and regressive decision. There was a considered view taken by a government, the previous government in Delhi, which had a very strong support in the assembly, and subsequently it was notified. I don't think that the decision is a well-considered one, and there is a proper comprehension or understanding of what the FDI in multi-brand retail means, why this was done, what was the consideration. We have to bear in mind that there was an intense, transparent, inclusive process of consultations before a policy is made in public interest. And this involved farmers' unions across the country who were demanding a policy which will actually be for their betterment. दिल्ली का आम आदमी भी रिटेल में FDI पर रोक लगाने के अरविंद केजरीवाल के फैसले से खुश नहीं है। केजरीवाल ने भले ही मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में FDI का विरोध किया हो, लेकिन आम आदमी को ऐसे स्टोर्स में शॉपिंग करना खूब भाता है। यही नहीं, तमाम सर्वेज भी FDI से बेरोजगारी बढ़ने के केजरीवाल के तर्क को गलत बता रहे हैं। उल्टा ऑर्गेनाइज रिटेल से रोजगार के ज्यादा मौके बनते हैं। वीकेंड हो या फिर वीकडेज, ऐसे मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में हमेशा ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। खास तौर से दिल्ली जैसे महानगरों में तो ऐसे स्टोर्स आम लोगों को खूब लुभा रहे हैं। लेकिन आम लोगों के हितों का ख्याल रखने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को ये पसंद नहीं है। उन्होंने मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में FDI पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन यहाँ शॉपिंग करने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें पैसे देसी है या विदेशी, यानी FDI। सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, वैरायटी मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स आपको एक जगह मिल जाते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देते हैं। फिर एक ही आउटलेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन शॉप फॉर, यू नो दैट आपको जो भी खरीदना है अंडर वन रूफ you'll get it. I won't appreciate it, and I think it was. I think they should have allowed it, and we were happy to see more varieties in the market, and that was more to facilitate people. And if there's no FDI, I think we'll back to square one what we were 5-7 years ago. मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में FDI के विरोध के पीछे एक दलील ये दी जाती है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मुताबिक अगले 10 साल में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि ICRER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के मुताबिक
अगले 5 साल में ही करीब 15 लाख रोजगार फ्रंट एंड यानी स्टोर्स में और 17 लाख रोजगार बैक एंड में मिलेंगे। इंडस्ट्री चेंबर्स फिक्की की रिपोर्ट बताती है कि इससे रिटेल सेक्टर में नौकरी करने वालों को अच्छी सैलरी मिल सकेगी और काम करने का माहौल काफी बेहतर होगा। आम आदमी के हितों की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में खरीदारी करना दिल्ली वालों की आदत बन गई है, क्योंकि इन स्टोर्स में उन्हें बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ वैरायटी भी मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की ये पूरी कवायद वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा तो नहीं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। 17 जनवरी को कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले राहुल गांधी ने कहा है कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी ये तय करती है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो वो इस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने ये बात दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू में राहुल ने ये बात भी साफ की कि प्रियंका गांधी की कोई चुनावी भूमिका नहीं रहने वाली है। राहुल ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से दूर होती चली जा रही हैं। बिहार में लालू यादव के साथ गठबंधन से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी से सबक लेने की बात कहने वाले राहुल ने इंटरव्यू में कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर ही अमल कर रही है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के तरीकों से सहमत नहीं है। इधर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर उन्होंने कहा कि सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से पूरा देश नहीं चल सकता है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल के इस बयान से गदगद हैं। सबने एक सुर में कहा है कि उन्हें राहुल के नेतृत्व की जरूरत है। हम निरंतर लगातार बराबर ये बात कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्राकृतिक नेता हैं। हम ये चाहेंगे कि 2014 का लोकसभा चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ें। All the people down the line would like to see him lead the campaign for 2014 elections with Sonia Gandhi and be a prime ministerial candidate. लेकिन बीजेपी ने राहुल की काबिलियत पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राहुल ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 सालों से वो पार्टी संभाल रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। Good luck to him. He has been leading the party effectively for the last 10 years, isn't it? Even Manmohan Singh has to do his bidding. He asked the ordinance to be scrapped, torn apart. But you must understand, Rahul Gandhi's promotion as a leader is not going to make any difference. तो क्या राहुल ही होंगे कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार? और अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस ने ये सब करने में काफी देर नहीं कर दी? इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम रात 10 बजे। मान गए राहुल। और बाजार में कल की तेजी, आज हुई हवा, क्यों गिरा शेयर बाजार, करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। क्यों फ्लॉप हुई टैक्स बचाने वाली सरकार की इक्विटी स्कीम? दोनों खबरें डिटेल में इस ब्रेक के आगे। कल बाजार में आई शानदार तेजी का आज निवेशकों ने फायदा उठाया। मुनाफा वसूली के चलते ही आज बाजार लुढ़क गए। हमारे बाजार पर दुनिया के बाजारों का भी असर आज दिखाई दिया। बाजार में आज की गिरावट को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई। ये डिसअपॉइंटिंग सेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन आज का दिन दरअसल कंसोलिडेशन से भरा था। कल हमने एक अच्छी रैली देखी थी भारतीय बाजारों में और आज भारतीय बाजार उसको पचाने की कोशिश कर रहे थे और दुनिया भर के बाजारों से बेहद खराब संकेत आज भारतीय बाजारों के हाथ लगे। हालांकि मिड कैप इंडेक्स जरूर हर निशान में मामूली से बंद होने में सक्षम रहा, लेकिन आज आप देखिए कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन देखा जा चुका है, वहां पर दबाव देखने को मिला। आईटी एक ऐसा ही सेक्टर है। टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तमाम ऐसी कंपनियां जो लगातार लाइफ हाइज बना रही थी और यहां पर आज मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। 16 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं। विप्रो के आंकड़े भी 17 तारीख को आएंगे और उससे पहले यहां पर भी आज कुछ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। रियल्टी कंपनियों के लिए आज फिर से खराब दिन। यूनिटेक ने नए 52 हफ्ते के निचले स्तर पर लगातार कारोबार कर रहा है और ये स्टॉक आज भी देखिए 2% की कमजोरी के साथ जाकर बंद हुआ है।
है। ICICI बैंक जिसमें कल एक अच्छी रैली देखने को मिलती, आज यहाँ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी दबाव देखने को मिला, लेकिन इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो 2 दिनों से लगातार गिर रहा था नतीजे आने के बाद, और आज यहाँ पर एक बाउंस जरूर देखा गया। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक के लिए आज का दिन भी खराब साबित हुआ। फार्मा कंपनियों ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और आपको याद होगा कल ये बैक सीट पर थे, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे थे। ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, सिप्ला में 2% तक की मजबूती देखने को मिली, लेकिन रनबैक देखिए आज फिर ड्रैगर है। जिस तरह से कल खराब खबरें थी USFDA को लेकर, और आज फिर यहां पर दबाव देखने को मिला। कुछ बड़े ब्रोकरेजेस भी इसके ऊपर अब बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं। केन इंडिया और हिंदुस्तान जिंक खबरों के चलते अच्छी मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। इसके अलावा CMC के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, और इस शेयर में जोरदार गैप डाउन ओपनिंग के बाद गिरावट देखने को मिली। NIIT टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे आए, और मैनेजमेंट ने जब ये क्लैरिफाई किया कि जब दरअसल मुनाफे में जो थोड़ी सी कमी आई है वो फॉरेन फ्लक्चुएशंस की वजह से आई है, इसीलिए इस स्टॉक ने बाद में एक अप मूव दिखाया, 4.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। काफी सारे छोटे मझौले स्टॉक्स भी थे जो आज एक्शन में थे, मिसाल के तौर पर HCL इन्फोसिस्टम्स, SKS माइक्रो, TVS मोटर्स, गल्फ ऑयल, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो ये था आज के बाजार का हाल। हालांकि आगे बाजार की चाल पर जानकारों की राय कुछ बटी हुई है। कुछ का मानना है कि निफ्टी इस साल 7600 तक जा सकता है, जबकि कुछ मानते हैं कि निफ्टी दायरे में ही कारोबार करेगा। हमारी उम्मीद है कि जब इलेक्शंस के बाद एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आएगी सेंटर पे, तो इस सब को देखते हुए मेरा व्यू ये है कि इस साल के एंड में हम लोग करीब 7600 के निफ्टी के आसपास होने चाहिए। We talk about a range for 2014. We're still looking at a wider range compared to 2013. We're looking at a range of 5500 to 6900. So that in that context, yes, below 6000 levels is definitely a possibility. IT has been an area that we've been investing in for some time. You're right, it's done well, but I think it will continue to be a good place to invest in 2014. रिटेल महंगाई के बाद कल होलसेल महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, और आवाज अनुमान के मुताबिक दिसंबर में WPI महंगाई 7.5 से घटकर 7% हो सकती है, और अगर होलसेल महंगाई दर अनुमान के मुताबिक हट गई तो 28 जनवरी की क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ब्याज दर स्थिर रख सकता है, जो बाजार के लिए अच्छा होगा। HSBC की कंट्री हेड नैना लाल किदवई के मुताबिक अब महंगाई दर में कमी को देखते हुए RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नहीं करेगा, और आगे चलकर ब्याज दरों में कमी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। दूसरे जानकार भी ब्याज दरों में कमी की उम्मीद को जताने लगे हैं। I do think that we needed a pause in terms of interest rate increases. Growth has clearly been suffering, and the messaging out to industry was quite important to make sure that we could get interest rates to at least plateau, if not come down. The good news is that we are actually seeing inflation data softening. I think that is what the governor had hoped for when he held the rates the last time. And I would hope that we've at least seen the march of interest rates upwards halted, and in time to actually see it come down. अभी भी जो लिक्विडिटी RBI प्रोवाइड्स टू द बैंकिंग सिस्टम वो अभी भी 1% से ज़्यादा MSF रेट पे होती है, तो बोथ दोज लिक्विडिटी एंड पॉलिसी रेट्स में अभी तक देयर हैज़ बीन नो सिग्नल दैट रेट्स वुड नीड टू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और दूसरी बात, अगर आप डिपॉजिट रेट्स की बात देखें तो अगेन डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ बीन फेयरली स्लगिश, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस क्वार्टर में डिपॉजिट रेट्स कम होंगे, और जब तक डिपॉजिट रेट्स कम नहीं होते हैं तो बेस रेट घटाने में मुझे तो कुछ खास गुंजाइश नहीं लगती। रबी का हार्वेस्ट भी नॉर्मल होगा, और ये ऐसा शॉक एलिमेंट जो है वेजिटेबल्स में वो दोबारा नहीं होगा। बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट inflation will come down in the month of March, and therefore the RBI can give a signal of lowering interest rates. और वो भी टोकन रिडक्शन होगा, अगर होना भी है, it will be around 25 basis points. वही सिग्नल करने के लिए कि RBI now is deciding to lower interest rates. देश के दिग्गज बैंकर HDFC चेयरमैन दीपक पारेख के मुताबिक इकोनॉमी का बुरा वक्त खत्म हो चुका है, और 2014 में अब यहां से हालात सुधरना तय है। Worst is definitely over, and everyone is excited that 2014 has started, and it cannot be worse than 2013. We expect better growth, better prospects, a new government, new policies, better decision making, more transparency, and I can go on.
सरकार जिस स्कीम को टैक्स सेविंग का एक क्रांतिकारी ऑप्शन बता रही थी, वो स्कीम आगे बढ़ने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। तमाम मार्केटिंग के बावजूद राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के तहत सिर्फ 63 करोड़ का ही निवेश हुआ है। इस स्कीम में फंसी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अब आगे मार्केटिंग न करने का फैसला किया है। 1 लाख से ऊपर टैक्स बचाने के लिए बहुत से लोगों ने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम से बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन इस स्कीम का चक्रव्यूह कुछ ऐसा था कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की जबरदस्त मार्केटिंग भी फेल हो गई। एनएसडीएल और सीडीएसएल के आंकड़ों के मुताबिक इस स्कीम से अब तक 33,000 निवेशक ही जुड़े और इन निवेशकों ने कुल 63 करोड़ रुपए ही निवेश किए। आपको प्रूफ्स देने हैं कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो वो थोड़ा ज़्यादा टीडीएस है। रिस्क टू रिवॉर्ड और एफर्ट टू रिवॉर्ड फेवर नहीं करता है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम्स के लिए, इसलिए उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स कम रहा है। उसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत है गवर्नमेंट को लाने की। पिछले साल 6 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बड़े जोर शोर से आरजीएसएस क्लोज एंडेड स्कीम लॉन्च की थी। वहीं कुछ कंपनियों ने अपनी पुरानी स्कीमों को आरजीएसएस के मुताबिक ढाल लिया था, लेकिन इस साल सूखा पड़ा है। सेबी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड ने ड्राफ्ट तो फाइल किया है, लेकिन स्कीम का अब तक अता पता नहीं है। वहीं पिछले साल ये स्कीमें लॉन्च करने वाली आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी नोमुरा म्यूचुअल फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की इस साल आरजीएसएस लॉन्च करने की योजना नहीं है। सुंदरम एमएफ के मुताबिक इस साल वो स्कीम तो लॉन्च करेंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग पर खर्च कम करेंगे। हमारा ये स्ट्रैटेजी ये है कि हम ज़्यादातर मार्केटिंग और उसमें उतना एक्सपेंस नहीं करने वाले हैं। हम खाली वेरिएबल तरीके से ब्रोकर्स को जो ब्रोकरेज है वो हम कितना मैक्सिमम दे पाएंगे वो देंगे और उसको करेंगे। अगर एडवर्टाइजिंग या टेलीविज़न में या प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करके बहुत मार्केटिंग में खर्चा किया तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होने की एक चांसेस है। म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुताबिक बाजार में उतार चढ़ाव के चलते नए निवेशक ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से स्कीम जटिल होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर भी इसे बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कंपनियों के मुताबिक सरकार को 12 लाख की आय की सीमा और डीमैट अकाउंट खोलने की शर्त हटा लेनी चाहिए, तभी इस स्कीम को कुछ सफलता मिल सकती है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और सलमान खान ने उड़ाए नरेंद्र मोदी के साथ पतंग, काटे किसके पेच, पूरी डिटेल्स ब्रेक के बाद। और इस्तीफे की मांग के बाद क्या कहना है दिल्ली के कानून मंत्री का, ये भी सुनिए बुलेटिन में आगे। देश भर में राजनीति का पारा गर्म है, चुनावी सरगर्मी तेज है और हमें लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही खबरें जो बदलते हैं राजनीति मूड को बताता है। अभिनेता सलमान खान और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साथ पतंगबाजी की। अपनी फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सलमान खान नरेंद्र मोदी के खास मेहमान थे। मौका था मकर संक्रांति का, तो दोनों ने साथ पतंगे भी उड़ाई। इससे पहले दबंग स्टार ने मोदी के साथ लंच भी किया। पतंगबाजी के बाद सलमान ने मोदी को अच्छा इंसान बताया। सलमान खान एक्टर हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े सवालों का उन्होंने किसी नेता की तरह ही गोल घुमाकर जवाब दिया। प्रधानमंत्री कौन बने, तो उनका जवाब था कि बेस्टमैन ही देश के पीएम बने और मोदी की तकदीर में जो है वो उन्हें जरूर मिलेगा। मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। जो उनकी तकदीर में होगा वो मोदी साहब को मिलेगा। देखिए, जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का एक सवाल होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो वोट दी जाती है। जो बेस्ट मैन है आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप उसके लिए वोट दीजिए। आपके लिए कौन है बेस्ट मैन यहाँ पर? आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। तो यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट। आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। मोदी साहब ने गुजरात को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट बना दिया है कि नहीं है? फिर
आपके लिए इनसे बेटर आदमी कौन है? मैं भी नहीं। The best man for the country. The best man for the country. For all of us. God should decide that who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan. And the best man for our country should be the PM of this country. Good man है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। सलमान खान के बेस्ट मैन के पीएम बनने की बात पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सलमान खान एक अभिनेता हैं और उन्हें भी अपनी राय रखने का हक है। जमहूरियत में कोई जाकर किसी को अपनी तरफ खींचना चाहता है तो उसको हम रोक नहीं सकते, हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते। इस जमहूरियत में, हमारी डेमोक्रेसी में हर एक अपने लिए सोचता है कि हमारा हक क्या बनता है, हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकेंगे, हम कैसे महफूज रहेंगे, हर एक फैसला करता है। उसमें आप किसी खास शख्सियत की बात करें, आप सलमान खान साहब की बात कर रहे हैं या आप मेरी बात करें। सबूतों से छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। सोमनाथ भारती का कहना है कि सबूतों पर छेड़छाड़ का उन पर लगा आरोप गलत है और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोमनाथ पर यह आरोप है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने सोमनाथ से इस्तीफे की मांग की थी। I don't see any tempering of evidence. Rather, now through your channels, I am also appealing to CBI to do a correct investigation and catch hold of the actual culprits of this fraud. इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के बचाव में उतरे, लेकिन बचाव करते हुए शायद वो एक कदम आगे बढ़ गए और अदालत के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अदालत की इज्जत करते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती पर उनका फैसला ठीक नहीं था। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल गलत हैं। बड़े ऑफिसर्स को फंसाने के लिए एक ऐरे गहरे आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसको जज ने टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कहा है। हाय, हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर एक केस में सबूतों से छेड़छाड़ और अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा। दरअसल सोमनाथ एक वकील भी हैं। पटियाला कोर्ट में उनके मुवक्किल पवन कुमार पर भ्रष्टाचार पर आरोप का मामला चल रहा था। अगस्त 2012 में सीबीआई की स्पेशल जज पूनम ए बांबा ने पवन कुमार और सोमनाथ भारती पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गवाह बीएस दिवाकर से फोन पर बात की। कोर्ट ने कहा कि भारती और उनके मुवक्किल का ये व्यवहार बेहद आपत्तिजनक और अनैतिक है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारती और पवन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की। इस आधार पर अदालत ने पवन की जमानत भी रद्द कर दी थी। सियासत भी क्या क्या नहीं करवाती। कल तक कानून मंत्री कपिल सिब्बल और केजरीवाल एक दूसरे पर हमले का एक मौका नहीं चूकते थे, वो आज गले मिलते दिखाई दिए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समारोह में पहुंचे। वहां कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने केजरीवाल को गले भी लगा लिया। और टैक्स बचाने के लिए फर्जी एलटीए बिल लगाने वालों की अब खैर नहीं। क्या करने जा रहा है आईटी विभाग, बात करेंगे आगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नरों ने मिलकर की रिजर्व बैंक की नीतियों की पैरवी, देखिए बुलेटिन में आगे। कोल इंडिया ने भरी सरकार की झोली। 29 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान। सरकार को मिलेंगे 16,500 करोड़ रुपए। I won't appreciate it, and I think it was. I think they should have allowed it. डिफरेंट ब्रांड्स आपको एक जगह मिल जाते हैं, हम चूज कर सकते हैं अच्छे से। एक तो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देते हैं। आम आदमी पार्टी के फैसले से खुश नहीं है दिल्ली का आम आदमी। कहा रिटेल में एफडीआई ना आने से होगा कंज्यूमर्स को नुकसान।
कल की तूफानी तेजी के बाद आज निवेशकों ने की मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 100 पॉइंट लुढ़का। खराब विदेशी संकेतों ने भी किया आग में घी का काम। पीएम पद का उम्मीदवार बनने को तैयार है राहुल गांधी। एआईसीसी बैठक से पहले कहा, पार्टी जो कहेगी करने के लिए हूं तैयार, लेकिन बीजेपी ने उठाया काबिलियत पर सवाल। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन डिफॉल्ट पर लगाम लगाएगा आरबीआई। सिक्योर पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी। डिफॉल्टरों को कहीं नहीं मिलेगा लोन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। Who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan, and the best man for our country should be the PM of this country. Good man है मेरे सामने खड़े यहाँ पर। सलमान खान ने मोदी के साथ मिलकर की पतंगबाजी, लेकिन पीएम के मसले पर डाला पेच। कहा, पीएम वही बने जो हो बेस्टमैन। इनकम टैक्स विभाग सरकारी बैंकों और कंपनियों को मिलने वाली एलटीए यानी लीव एंड ट्रैवल अलाउंस पर लगाम लगाने की तैयारी कर चुका है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईटी विभाग ने इस मामले पर सीबीडीटी को चिट्ठी लिखकर इस पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इसी पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, यहाँ पे जानना चाहेंगे, आईटी विभाग एलटीए फैसिलिटी को लेकर सख्ती क्यों दिखा रहा है? इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक कई सरकारी बैंक्स और कंपनियों ने एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस फैसिलिटी की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है और इसी को देखते हुए आईटी विभाग ने सीबीडीटी को चिट्ठी लिखा है, जिसमें उन तमाम बैंकों और सरकारी कंपनियों का ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने एलटीए फैसिलिटी का मिसयूज़ किया और साथ ही यहाँ सख्त कार्रवाई करने की उन कंपनियों के खिलाफ यहाँ सिफारिश की है आईटी विभाग ने। दरअसल आईटी विभाग कई दिनों से एलटीए फैसिलिटी जो कंपनियाँ लेती हैं, खासतौर से सरकारी कंपनियां, उस पर नजर बना के रखा हुआ है और उनको शक है कि करीब 100 करोड़ की टैक्स चोरी यहां सरकारी बैंक और सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, जिसको देखते हुए करीब 1000 सरकारी कर्मचारियों के लिए नोटिस तैयार कर चुका है और किसी भी समय यहां सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जा सकता है। नोटिस जाने के बाद आरबीआई से भी उन बैंकों की जानकारी मांगी जाएगी जो एलटीए फैसिलिटी यूज़ करते हैं और साथ ही जो पीएसयू कंपनीज है उनसे संबंधित मंत्रालयों से भी आईटी विभाग यहाँ जानकारी मांग सकता है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग का जो नियम है उसके तहत आपको एलटीए पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल पर अप्लाई किया जाता है, ना कि फॉरेन ट्रिप्स पर, जबकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने विदेशी ट्रैवल पर भी एलटीए फैसिलिटी ली है और उसका गलत इस्तेमाल किया है। जी, एक बैंक से डिफॉल्ट होने के बाद दूसरे बैंक से लोन लेना अब कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं होगा। डिफॉल्टर्स की ग्रुप कंपनी के लिए भी लोन लेना मुश्किल होगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने एक सिक्योर पोर्टल लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। डूबते कर्ज की बढ़ती संख्या से परेशान बैंक और रिजर्व बैंक ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि एक सिक्योर पोर्टल खोला जाएगा। इस सिक्योर पोर्टल पर हर बैंक अपने डिफॉल्टर्स की पूरी जानकारी डालेगा। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों की भी एक अलग कैटेगरी होगी। कोई बैंक किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले इस पोर्टल के जरिए उसकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगा पाएगा। अगर उसने किसी भी दूसरे बैंक में डिफॉल्ट किया है तो उसे सामान्य हालत में लोन नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसी ग्रुप कंपनी को भी इस आधार पर लोन देने से मना किया जा सकता है। 10 जनवरी को रिजर्व बैंक में एक अहम बैठक हुई थी और उसी बैठक के दौरान एक सिक्योर पोर्टल लॉन्च करने का फैसला लिया गया। ये पोर्टल रिजर्व बैंक के अधीन होगा और इसके कायदे कानून जल्द ही रिजर्व बैंक जारी करेगा। रिजर्व बैंक के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि सरकारी बैंकों के लिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2012 में जहां ग्रॉस एनपीए 1,12,489 करोड़ रुपए था, वो मार्च 2013 में बढ़कर 1,55,890 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल जून में तो ये अब तक के रिकॉर्ड लेवल 1,82,829 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जानकारों की माने तो इस पोर्टल के लॉन्च होने से बढ़ते एनपीए पर शिकंजा कसा जा सकेगा। एनपीएस होते हैं वो मल्टीपल एनपीएस होते हैं ऑफ द सेम कस्टमर, तो एक कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल द इंस्टीट्यूशंस इज वेरी गुड। और दूसरी जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है उस पर भी आरबीआई के कुछ क्वेश्चंस हुए हैं कि आप सब एनपीएस करते हैं, यू बोरो अ लॉट ऑफ मनी एट बैंक रेट and then you invest it in other companies or you do something else and you then create NPAs because the profitability is not there. So NPAs have to be tackled.
हालांकि ग्राहकों के क्रेडिट रिकॉर्ड की जानकारी देने वाली एक एजेंसी सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड पहले से ही है, लेकिन ये एजेंसी रिजर्व बैंक के सीधे नियंत्रण में नहीं आती है। रिजर्व बैंक ने जिस सिक्योर पोर्टल को मंजूरी दी है उसके कायदे कानून रिजर्व बैंक की ओर से ही तय किए जाएंगे और ये बैंकों के लिए मानना कानूनी तौर पर जरूरी होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अपने कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा ईपीएफओ में जमा ना करने वाली कंपनियों पर अब होगी कार्रवाई। और आरबीआई के पूर्व गवर्नरों ने मिलकर की रिजर्व बैंक की नीतियों की पैरवी। सुनाएंगे क्या कहा उन्होंने इस ब्रेक के बाद। प्रोविडेंट फंड में अपने कर्मचारियों का पैसा ना जमा कराने वाली करीब 350 कंपनियों के खिलाफ सरकार अगले महीने से सख्त कार्रवाई करेगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ में कर्मचारियों का पैसा नहीं जमा कराने वाली कंपनियों में सरकारी कंपनी ओएनजीसी, बीएसएनएल के अलावा दिग्गज मोबाइल कंपनी वोडाफोन भी शामिल है। अगर किसी कंपनी ने आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा तो लिया लेकिन उसे ईपीएफओ के पास जमा नहीं कराया तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि सीपीएफओ यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अगले महीने से डिफॉल्टर्स के खिलाफ रिकवरी अभियान चलाने का फैसला लिया है। ईपीएफओ ने इस अभियान के लिए करीब 450 कंपनियों की पहचान की है। सीएनबीसी आवाज के हाथ लगे दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2013 तक कुल 413 कंपनियों ने पीएफ का पैसा जमा नहीं कराया है और ये रकम 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जिन कंपनियों ने रकम जमा नहीं कराई है उनमें कई दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। मसलन वोडाफोन साउथ मोहाली पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बकाया है, जबकि बीएसएनएल पटियाला पर 4 करोड़ 68 लाख, बीएसएनएल सिलचर पर करीब 1.25 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली की बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड का नाम भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल है, जिस पर 580 करोड़ रुपए तक का बकाया है। हालांकि इनमें से कई कंपनियों ने कोर्ट में स्टे ले रखा है। साथ ही डिफॉल्टर कंपनियां कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर भी नहीं बच सकती। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने देश भर के रीजनल कमिश्नर्स को निर्देश दिए हैं कि जिन कंपनियों ने इन मामलों पे कोर्ट से स्टे लिया है उनके मामलों को दोबारा से रिव्यू किया जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो इन मामलों में नया एफिडेविट भी दर्ज किया जाए। इस रिकवरी अभियान के तहत अगर कंपनी पीएफ की रकम देने में आनाकानी करेगी तो उसके खिलाफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही कंपनी का बैंक अकाउंट और जरूरी हुआ तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यहाँ तक कि सीपीएफओ दोषियों को गिरफ्तार करने से भी परहेज नहीं करेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। आज आरबीआई के पूर्व गवर्नरों की मुलाकात हुई। इस चर्चा में डी सुब्बाराव, वाईवी रेड्डी, बिमल ज्वालान शामिल हुए। सभी ने कहा कि उन्हें आरबीआई की नीतियों पर फख्र है। सभी इस बात से सहमत दिखे कि आरबीआई के पास ऐसी नीतियां हैं जो महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए बदली जा सकती है। The Reserve Bank has in fact taken pride in the fact that it has a flexible mandate that takes care of price stability, growth and financial stability. Now there is the Urjit Patel Committee in session. They are looking at reviewing the monetary policy framework, and the expectation, I have no insider view, but the expectation is that the Urjit Patel Committee is going to define or is going to ask for a more defined objective function. I don't personally believe on the targeting of inflation, and particularly in developing countries where the 60% of your consumer price index, which matters more to the common person, is from food prices. The entire, what you might call the economics of growth or economics of inflation, is going through a transition which is different in terms of magnitude from the, say, the depression, Great Depression of 1944 or 1934. Whoever is articulating, he or she has to say that people will be able to buy greater commitment of the government to inflation if the matter is handed over to RBI. I'm not sure whether the people of India are prepared to buy it. We have seen people of India for the last 50 years. They look to government, particularly inflation. Elections are won or lost on inflation. और होम ऑटोमेशन में अब सरकार भी देगी आपका साथ। टेलीकॉम विभाग ने मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉलिसी पर काम शुरू किया। और महंगी होती सीएनजी ने घटाई गैस पर चलने वाली कारों की मांग। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद।
सीएनजी पर कार चलाना अब अफोर्डेबल नहीं रहा है। कई शहरों में सीएनजी डीजल से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है, जिसके चलते सीएनजी से चलने वाली कारों की बिक्री लगभग आधी रह गई है। कम रनिंग कॉस्ट के चलते लोगों की पसंदीदा सीएनजी कारें अब अफोर्डेबल नहीं रह गई हैं। एक साल में 3 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। एक महीने पहले दिल्ली एनसीआर में सीएनजी करीब 10% महंगी हुई, जबकि आसपास के शहरों में इसके दाम डीजल से भी ज्यादा हो गए हैं। मसलन इस समय दिल्ली में सीएनजी कीमत 50 रुपए, नोएडा गाजियाबाद में करीब 57 रुपए, मुरादाबाद में 73 रुपए और बरेली में 68 रुपए है, जबकि इन शहरों में डीजल की कीमत 54.5 से 59.5 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी किसी भी समय हो सकती है। महंगी सीएनजी के चलते ग्राहक अब सीएनजी कार खरीदने से बच रहे हैं। पेट्रोल में या डीजल के प्राइस के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है इस टाइम पे सीएनजी का रेट, और माइलेज भी सेम आती है। और साथ में कस्टमर जो है वो अपनी डिक्की में जो स्पेस है, उसके बूट में स्पेस है, वो भी लूज करता है। इसलिए कस्टमर को इस टाइम पे कुछ इतना इनकरेजिंग नहीं लग रहा, क्योंकि प्राइस डिफरेंस जो था वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी तक देश भर में हर महीने 6 से 7,500 हजार सीएनजी कारें बिकती थीं, लेकिन अब इनकी बिक्री लगभग आधी रह गई है। इसका सबसे ज्यादा असर मारुति, ह्युंडई और जनरल मोटर्स जैसी कार कंपनियों पर पड़ा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का कहना है कि लागत बढ़ने के चलते सीएनजी की कीमत बढ़ी है। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ गैस के मुताबिक सितंबर में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से दाम बढ़े, जबकि दिसंबर में घरेलू गैस का कोटा घटने और न्यूनतम वेजेस बढ़ने की वजह से कंपनी की लागत 13% तक बढ़ गई। हालांकि सीएनजी के दाम यही नहीं रुकने वाले हैं। 1 अप्रैल से लागू हो रही घरेलू गैस की नई कीमत पॉलिसी के चलते अप्रैल से दिल्ली एनसीआर में 9% और मुंबई में 13 से 15% तक सीएनजी फिर से महंगी हो सकती है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। आप जल्द स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कंट्रोल कर सकेंगे। इसके लिए टेलीकॉम विभाग ने मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। कैसा हो अगर आप एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत अपने घर के सभी अप्लायंसेस को मोबाइल फोन से चला सके या फिर पूरे ही घर को कहीं भी बैठे हुए मॉनिटर कर पाएं। सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। इसमें इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए नियम कानून बनेंगे। ये पॉलिसी कंज्यूमर और कंपनियों दोनों पर लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 6 महीने में ये पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। पॉलिसी के तहत डिवाइस के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम, लाइसेंसेज, सुरक्षा और नो योर कस्टमर पर नियम भी बनाए जाएंगे। इन उपकरणों को आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चला सकेंगे। इनमें लगने वाली चिप टेलीकॉम कंपनियों की होगी। Expect that the machine-to-machine demand. So right now, let's just set a benchmark. We put on anywhere from 2+ million subscribers, unique SIM card activations a month. That can double and triple once the demand for machine-to-machine. एक अनुमान के मुताबिक 2022 तक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस करीब 5.5 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ हो जाएंगे। सरकार का मानना है कि भारतीय बाजार में ऐसे कंज्यूमर डिवाइस आना शुरू हो गए हैं जिनमें मशीन टू ह्यूमन की जगह कम्युनिकेशन मशीन से मशीन के बीच होगा। सैमसंग ने भी हाल में स्मार्ट होम सीरीज लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी के फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। वैसे ऑटो सेक्टर समेत कई जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई कानून नहीं है। टाटा स्काई कनेक्शन के जरिए आप कहीं भी बैठे बैठे घर पर टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अपनी गाड़ी को जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस के इस्तेमाल से पावर, अर्बन डेवलपमेंट समेत कई सरकारी विभागों का काम आसान हो जाएगा। बिजली की खपत जानने के लिए कंज्यूमर के घर जाकर मीटर रीडिंग लेने के बजाय बिजली कंपनियां दफ्तर बैठे ही रीडिंग ले सकेंगी। अंजुल तोमर, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।